बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 जुलाई और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने के रास्ते में जो मुश्किलात हायल हैं उनको कैसे हटाया जाना है, इसके अब खदोखाल सामने आना शुरू हो गए। कानूनी पेचीदगियाँ और उनको हटाने के दावपेच, और किस तरीके से अब आइन को तोड़ मरोड़ कर सदर पाकिस्तान के उहदे पर या हेड ऑफ स्टेट के उहदे पर फील्ड मार्शल साहब को कैसे बिठाया जाएगा, इसका अब पूरा जायचा कह लें वो सामने आना शुरू हो गया। ये सामने भी खुद से नहीं आया बल्कि लाया जा रहा है, और लाया भी जाहिर है फील्ड मार्शल साहब और उनकी टीम की तरफ से जा रहा है। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले बैकग्राउंड सिर्फ इतना बता दें कि ये जो हाल ही में मखसूस नशिस्तों का फैसला करवाया गया है, ये इसी चीज़ की एक कड़ी है। फील्ड मार्शल साहब क्योंकि हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं, और उन्होंने इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जाली झूठा फैसला है, आईनी बेंच ने जाली झूठा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही वाज़े अक्सरियत से ये सीटें तहरीक इंसाफ को दे चुकी थी। अब का जो फैसला है वो पहली बात तो बहुत कम तादाद में जजेस ने उसे सुना। मीन शायद 13 जजेस ने पहले फैसला दिया था और अब 10 जजेस ने सुना। अक्सरियती फैसला पहले गालिबन 8 जजेस का था और अब 7 जजेस का है। अगर देखा जाए तो वैसे 11 जजेस का पहला फैसला था, तो किसी तौर पर भी कानूनी आईनी इखलाकी लिहाज से ये फैसला दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इस फैसले को करवाने के बाद सूरत हाल में तब्दीली ये है कि इससे पहले जो हुक्मरान जमात है, इत्तेहाद है, उसके पास नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें सारी मिला के 214 सीटें थीं कौमी असम्बली के अंदर। अब ये 22 सीटें और मिली हैं, तो 236 सीटें कौमी असम्बली में हो गई। आइन में तब्दीली करने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। 2/3 अक्सरियत का मैजिक नंबर है 224 और इनके पास हो चुके हैं अब 236। तो इसका मतलब है कि 2/3 अक्सरियत फील्ड मार्शल साहब की जेब में आ गई। अब जो सियासी यतीम है बेचारे, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, दूसरे इनके इत्तेहादी हों, उनकी हालत आपको पता ही है। उनको तो ये कहें कि अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करना है फील्ड मार्शल को, तो वो भी कर देंगे। मतलब जो ये उनको कहेंगे, जैसे आपको पता है कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक कड़ा डिसिप्लिन होता है। कई दफ़ा ऑफिसर नाराज़ हो तो वो जूनियर को कहता है तुम उल्लू के पट्टे हो, और वो आगे से कहता है यस सर, और पूरे एतमाद के साथ यस सर कहा जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये बेचारे तो उन रंगरूटों से भी आगे निकल गए हैं। इनको जो कहा जाएगा ये वो करेंगे। तो अब 236 का नंबर मौजूद है, मतलब बीच में कोई थड़कें छड़केंगे भी तो उनको आगे पीछे कर दिया जाएगा। साथ साथ आपने देखा हाल ही में चौधरी उस्मान, जिन्होंने कुरान करीम के ऊपर हल्फ लेकर झूठ बोला, रूगर्दानी की, कुरान करीम की भी तौहीन करने की कोशिश की, उनको भी नून लीग में शामिल करा लिया गया। तो अब वो नंबर 237 हो गया। आने वाले दिनों में कुछ और ऐसी हरकतें भी आप देख सकते हैं। तो वो जो मैजिक नंबर है उससे बहुत ऊपर जाने की कोशिश की जाएगी, ताकि अगर बीच में कोई नून लीग वाले या कोई और थोड़ी बहुत दो नंबरी करने की कोशिश करें, क्योंकि नून लीग सख्त परेशान है और वो आपको आगे चल के बताते हैं कि क्यों परेशानी है उनको। लेकिन अब मैजिक नंबर उनके पास आ पहुंचा है। तो आप कहेंगे खदोखाल कहां पर है? कंवर दिलशाद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। खासा मोतबर आदमी उन्हें समझा जाता है इलेक्शन कमीशन के मामलों के अंदर, क्योंकि जाहिर है सेक्रेटरी रहे हैं, मामलों को जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनके एक और मोतबर होने की वजह यह भी है कि वो पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के करीब हैं, और उनकी राय जो है वो अमूमी तौर पर मिलिट्री जनरल्स की जो ख्वाहिशें होती हैं उसी की बिना पर वो बनती हैं। मतलब जब तक किसी जमात को या किसी भी मूवमेंट को अगर तो मिलिट्री जनरल्स की सपोर्ट है तो कंवर दिलशाद साहब वो वाला तज्जिया करेंगे। जैसे ही वो सपोर्ट पुल आउट हो जाएगी तो उनका तज्जिया भी फौरी बदल जाएगा। तो चंद ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर जिनका तज्जिया जिस तरफ जाए, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स अब क्या सोच रहे हैं या आने वाले दिनों में क्या सोचने जा रहे हैं। उन्होंने दुनिया अखबार में एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में उन्होंने तफसीली खदोखाल इसके डिस्कस किए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप यही समझ लीजिए कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री के किसी जनरल के बनाए हुए खदोखाल ही हैं, जो बाजुबान कंवर दिलशाद साहब आपके सामने रखे गए। अब वो हैं क्या? उन्होंने बताया कि एक तो 63(1) जिसमें शायद वो 2 साल की कदगन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि आप अगर मिलिट्री के ओहदे पर रहें तो रिटायरमेंट के 2 साल तक आप कोई और पब्लिक ओहदा नहीं रख सकते। उसमें चेंज की जाएगी, क्योंकि अगर फील्ड मार्शल साहब ने मिलिट्री का ओहदा रखते हुए 7 पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है तो फिर आइन में तब्दीली ज़रूरी है। तो 63(1) वगैरह के अंदर तब्दीली होगी। इसी तरह से 243, इसी तरीके से 51, इसी तरीके से 140। ये तमाम आर्टिकल्स जो चारों मैंने बताए हैं, इनकी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि मैं खुद भी लॉयर नहीं हूँ, लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, गलती हो सकती है मेरे से। तो ये जो 63(1) है, 243 है, 51 है, 140 है, इनमें ऐसी तब्दीलियाँ की जाएंगी कि जहाँ जहाँ जैसे आर्म्ड फोर्सेस के जो हेड है वो ज़ाहिर है सदर पाकिस्तान है, जो सुप्रीम कमांडर हैं, तो वहाँ पर तब्दीली करके फील्ड मार्शल साहब भी ऐड कर दिया जाएगा लफ्ज़। तो जब वहाँ फील्ड मार्शल कर दिया जाएगा तो एक किस्म के वो सदर पाकिस्तानी बन जाएंगे। तो इस तरह की तब्दीलियाँ की जाएंगी कि जहाँ जहाँ अफवाज पाकिस्तान के हेड की बात होगी, सुप्रीम कमांडर की, हेड की नहीं कह रहा, सुप्रीम कमांडर की, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, वहाँ पर फील्ड मार्शल का भी साथ नाम या इस तरीके से आइन में तब्दीली की जाएगी बकौल कंवर दिलशाद साहब के, कि फिर मामला जो है वो सीधे हो जाएंगे। वाज़े लफ्ज़ों में उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन कहने का मतलब उनका यही है कि अब इसको फ़ौरन कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो वजह बताई है वो एग्जैक्टली वही है जो चंद दिन पहले हमने हल्की सी डिस्कस की थी। खबर वो हमारी नहीं थी,
खबर वो बहुत ही एक मोतबर सहाफ़ी की थी इस्लामाबाद से, जिन्होंने हमें ये बताया था कि अब जब वो ISI ISPR के अफसरान से मिलते हैं तो वो जब से सदर ट्रंप के साथ लंच हुआ है फील्ड मार्शल का, तो वो यही कहते हैं कि अब हम इन सबको हुकूमत इस तरीके से करने क्यों दें, जब पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में एक ही शख्सियत है जिसके पास सारा इख्तियार है और एक ही शख्सियत है जो डिलीवर कर सकती है। ये एग्जैक्ट उनके लफ्ज़ हैं, जो फौजी अफसरान हैं, ये एग्जैक्ट उनके लफ्ज़ हैं कि एक ही शख्सियत, पूरी दुनिया को ये पता है कि एक ही शख्सियत है जिसके पास सारा इख्तियार है और एक ही शख्सियत है जो डिलीवर कर सकती है वादों के ऊपर, और वो फील्ड मार्शल साहब हैं। इसलिए अब ट्रंप समेत सारी दुनिया इन्हीं के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो जब मामला इतने खुल गए हैं तो हम भी फिर इस तरह की ये जो सारा वजन है हुकूमत का हम क्यों उठाएं, हम इसमें तब्दीलियां करेंगे। तो फौजी अफसरान इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर सहाफ़ियों को, कई जिनकी उनसे मुलाकातें हुई, वाज़े तौर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं। अब उसके बाद कंवर दिलशाद साहब का ये आर्टिकल आना, जिसमें उन्होंने जो शुरू किया, उसका जो इब्तदाइया है कॉलम का, उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया में इस टाइम जो खतरात हैं इंडिया पाकिस्तान के, खित्ते के, रीजन के, उसमें पाकिस्तान को एक तगड़ी लीडरशिप चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि ये इकदाम किए जाएँ। तो यहाँ पर शायर तो बस शेर कह रहा है, लेकिन राइटर इस शायर के पीछे और है। तो राइटर खुद फील्ड मार्शल साहब हैं। तो यहाँ पर शायर ये कहना चाह रहा है कि मुझे फौरी तौर पर हेड ऑफ स्टेट बना दें, अगली दफ़ा जब मैं अमेरिका जाऊँ तो मैं इस तरीके से नहीं जाना चाहता। दोबारा रिपीट करूँगा, याद कीजिए, महीना डेढ़ महीना पहले ईरान में जब तस्वीर आई थी तो मैंने आपको बताया था कि अब फील्ड मार्शल साहब हेड ऑफ स्टेट बनना चाहेंगे। फिर अमेरिका में जिस दिन मुलाकात हुई थी तब भी। अब सिर्फ कंवर दिलशाद साहब नहीं, आज ही का तज्जिया जो नजम सेठी साहब का है वो भी यही है कि अगला जो भी कोई बड़ा दौरा होगा, वो अमेरिका का हो या कोई और ऐसा जिसमें बड़ी मोतबर शख्सियत से मिलना हो, उससे पहले फील्ड मार्शल साहब आप चाहेंगे कि वो हेड ऑफ स्टेट बन जाएं, ताकि जैसे उन्हें नजम सेठी साहब ने तो नहीं कहा, जाहिर है वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो कह नहीं सक रहे, उनका कहने का मतलब यही है कि जैसे व्हाइट हाउस के बाहर उतरना पड़ा, पैदल जाना पड़ा, तो ये काबिल कबूल नहीं है अब फील्ड मार्शल साहब के लिए मजीद। तो ऐसी सूरत हाल में अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये कितनी जल्दी इस सारे काम के ऊपर प्लानिंग शुरू की जाती है। लेकिन जो ये सारी खदोखाल है, इससे तो लगता है कि अब जनरल साहब बिल्कुल इस बात के ऊपर रेडी हैं कि इसको किसी भी वक्त उतावले हुए जा रहे हैं कि उनको हेड ऑफ स्टेट बना दिया जाए। अगली खबर इस्लामाबाद से आपके सामने रखते हैं। PTV वर्ल्ड, उसको अब रिवैम्प किया जा रहा है और एक नया इंग्लिश चैनल लॉन्च किया जा रहा है। ये जो एक नया इंग्लिश चैनल शुरू किया जा रहा है, इसमें मुआवनत फराहम कर रहे हैं तलत हुसैन साहब। जी हाँ, सैयद तलत हुसैन साहब, अक्सर आपको पता है झूठ भी बोलते हैं और लफाफा सहाफ़त में भी उनका कोई, मैं ये कहूँगा, सानी नहीं है, लेकिन प्रिटेंड बहुत असूल पसंद के तौर पर करते हैं। अब इस्लामाबाद से हमें हमारे ज़राए और डिफरेंट जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं कि तलत हुसैन साहब इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब तलत हुसैन साहब से पूछा गया या इंटरेक्ट हुआ तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी किस्म के ऐसे प्रोजेक्ट में माली तौर पर इन्वॉल्व नहीं है, मतलब वो कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें से नहीं ले रहे। अब ये हमें नहीं पता ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, कई दफ़ा फाइनेंशियल बेनिफिट डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत देर से इस्लामाबाद का एक बहुत ही मोतबर क्रिकेट ग्राउंड इनके कब्जे में है और वो एक किस्म की, मैं तो यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स हैं वो उन्होंने इन्हें गिफ्ट किया हुआ है और उसके लिए अदालतों से इन्हें फैसले भी करवा के देते हैं, सब कुछ करवा के देते हैं। इनका बेटा क्रिकेट खेलता है, इसलिए वो जो ग्राउंड है और उसकी क्लब है उसके ऊपर जनाब का मुकम्मल इख्तियार है। तो ये छोटी सी बात आपको लग रही, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह के कई दफ़ा इनडायरेक्ट फ़ायदे होते हैं जो ऐसे लोग उठाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट इनको वो फ़ायदे देती है, जनरल साहबान इनको ये फ़ायदे देते हैं। बहरहाल अब वो पैसे ले रहे हैं PTV वर्ल्ड से या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि वो एक मुआवन के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट कह लें, मुआवन कह लें, और धड़ाधड़ वहाँ बंदों को भर्ती कर रहे हैं और दूसरे लफ्ज़ों में जो अपने हाथ के बंदे हैं उनको वहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन तलत हुसैन साहब का एक और टाउट के साथ मुकाबला है और वो टाउट है फ़ाहद हुसैन। आपको याद है कि ये SAPM भी बने थे, सहाफ़त से SAPM बने थे, फिर वापस सहाफ़ी बन गए थे और इनको शायद एक न्यूज़ में आजकल नौकरी करवाई हुई है। ज़राए दावा करते हैं कि नून लीग ने ये नौकरी करवाई हुई है, ज़ाहिर है उनकी कैबिनेट में रहे हैं, उन्होंने ये नौकरी एक न्यूज़ में करवाई हुई है। बुरे हाल है वहाँ पर और बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहाँ से निकलना चाहते हैं। उनकी आंख भी PTV वर्ल्ड के ऊपर है, ये जो इंग्लिश चैनल PTV का नया रिवैम्प हो रहा है। देखते हैं अब इन में से तलत साहब इस सारी चीज़ को कैसे मनूवर करते हैं। फ़ाहद हुसैन का दौर लगता है या वो उनके ख्यालात जो हैं वो ख्यालात ही रह जाते हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं UAE से, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सोशल मीडिया के साबिक वर्कर्स कह लें, वॉलंटियर्स कह लें, जो UAE में रहकर अपना काम कर रहे थे, अपनी नौकरी कर रहे थे। पाकिस्तान में जो हालात हैं उससे हर बंदा ही बाहर निकल रहा है, वो भी निकले हुए थे। उनके बारे में ड्रॉप साइट ने खबर की थी कि उनको UAE की अथॉरिटीज़ ने पिछले 7 माह से तहवील में लिया। फिर हमारे कुछ ज़राए ने इस बात पर हमें इन्फॉर्म किया कि उनको या तो पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया है या करने की तैयारी की जा रही है। हमारे कुछ ज़राए कह रहे थे कि पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया है, UAE ने उनको हैंड ओवर कर दिया है पाकिस्तान के, और कुछ कह रहे थे करने की तैयारी की जा रही है। अब हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये आई है कि उन्हें अबू धाबी की अल वताबा जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है।
अब ये भी जाहिर है उस तरह की हतमी खबर तो नहीं है कि हमारे सामने कोई डॉक्यूमेंट है, लेकिन ज़राए जैसे पहली खबरें दे रहे थे, ये हतमी खबर है कि वो 7 महीने से डिटेन्ड है। ये ड्रॉप साइट की भी स्टोरी है, हमें खुद से भी पता है, और बेचारे बेकसूर डिटेन्ड है। अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही कि एक MI के ऑफिसर ने उन्हें कॉल की और कहा कि आप लोग, हमें पता है तहरीक इंसाफ को तो काम इस टाइम नहीं कर रहे मीडिया में उनके, लेकिन आप हमें ज्वाइन करें, हमारे लिए काम करें, वरना आपको अगवा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ना तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं, ना आपके साथ काम करना चाहते, मीन PTI के खिलाफ काम नहीं करना चाहते, हम बस अपनी जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पर बाहर वही करना चाहते। तो उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया गया और वो अब 7 महीने से अगवा हैं। अब खबरें आ रही हैं कि उन्हें UAE की जेल के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। दोबारा मैं बता रहा हूँ, इन खबरों को हतमी तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक UAE की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, क्योंकि ये अगेन हमारे ज़राए बता रहे हैं, ये मैं 100% इसकी ओनरशिप नहीं ले सकता। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और हैरान कुन भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आपने सुन ही रखा है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए यही कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इसमें नहीं जाएंगे। मसनूई दिमाग मीन जो अवेलेबल डाटा है उससे जो कंप्यूटर के मॉडल्स हैं AI के, वो इतने ट्रेंड हो गए हैं कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे आप गूगल सर्च कर लेते थे उसमें तो सिर्फ सर्च करते थे, इसमें अब रीजनिंग भी हो जाती है। वो अपना नतीजा भी अखज़ कर लेते हैं, मीन सिर्फ आपको सर्च रिजल्ट नहीं देते, अपना नतीजा भी अखज़ कर लेते हैं उसमें से कि मामलात कैसे हैं। जैसे अगर आप कहें कि पाकिस्तान का पूरा रकबा क्या है और यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो सारी जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और रकबा है और रकबे के लिहाज से बड़ी प्रॉब्लम्स या उसके अलावा बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, उनकी जो पब्लिक में डिस्कशन हुई है, जितना भी अवेलेबल डाटा है उसके अंदर से वो रीजनिंग तलाश करके एक आपके सामने बड़ा ही मरबूत किस्म का जवाब रख देंगे। अब AI का एक मॉडल, जैसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉडल्स हैं, उनमें एक ग्रॉक भी है जो X का है, ट्विटर का है, जिसमें आप सवाल डालें तो AI आपको जवाब देती है। पूरी दुनिया उसे इस्तेमाल कर रही थी, पाकिस्तानियों के हत्थे भी वो चढ़ गया। अब वो पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गया और पाकिस्तानी उसके हत्थे चढ़ गए। बस उसने फिर चित्तर उतार लिया और कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ना उसे डर है ग्रॉक को कि उसे किसी ने पकड़ लेना है। और पाकिस्तानियों को भी अचानक अंदाज़ा हुआ कि जो बातें हमारे दिल की हैं चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को कहने की, जो हम नहीं कह पाते, वो बातें ग्रॉक कह सकता है। तो उन्होंने ऐसे सवालात पूछने शुरू कर दिए ताकि ग्रॉक जो है वो उसके जवाब दे दे। मसलन उन्होंने पहला सवाल इस तरह के किए कि आपकी फलां बंदे के बारे में राय क्या है, फलां के बारे में राय क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसने वो तो जवाब दे दिए। पाकिस्तानी सियासत पर राय भी ली, तबसरे भी लिए, वो देता गया ग्रॉक, क्योंकि वो एक AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ख़ास सवाल पूछने शुरू कर दिए। मसलन ग्रॉक से अदील राजा साहब जो अर्शी शरीफ के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि पाकिस्तान का सबसे झूठा एंकर जो है वो कौन है, और ये शायद शहरियार साहब ने भी यही सवाल पूछा था। उसके ऊपर ग्रॉक ने कहा कि माना जाता है कि पाकिस्तान का सबसे झूठा एंकर, कह दिया मैंने, सहाफ़ी उमर चीमा साहब है। अब ये ग्रॉक ने कैसे कहा, उसकी वजह एक तो 2010 या 16 या 12 में या 8 में, शायद डेट मुझे याद नहीं है, पेशावर की एक अदालत ने 10 लाख रुपया जुर्माना किया था उमर चीमा साहब को झूठी स्टोरी करने पे। उसके अलावा भी अमूमी तौर पर उनके बारे में यही ख्याल है कि वो झूठे साफ़ी हैं, झूठी साफत करते हैं। अब ग्रॉक का ये कहना था कि बस फिर क़यामत टूट पड़ी। फिर किसी ने पूछा कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी हाजन कौन है, तो उन्होंने कहा वो आसमा शराजी साहब हैं। फिर ग्रॉक से किसी ने पूछा कि बच्चों को फिजिकली, जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करने वाली पाकिस्तान में एंकर कौन है, तो उस पर ग्रॉक ने शायद गरीदा फारूकी का नाम लिया। बस फिर चल सो चल किसी ने पूछा कि क्या पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बड़े लॉयल हैं, तो उस पर ग्रॉक ने क्या जवाब दिया वो आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वैसे तो हैं ही, लेकिन ये जो सियासी इन्वॉल्वमेंट है और उसके बाद अपने माली फ़वाइद और उन बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोग इस चीज़ पर अब राय रखते हैं और शकूक का इजहार करते हैं। अब ये बात कोई आम पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के तो नहीं कर सकता। सवाल पूछा है, जवाब ग्रॉक ने दिया है, डाला फिर भी आ सकता है, लेकिन डाला आएगा तो उनको जवाब दे सकते हैं कि हुजूर माई बाप मेरा क्या कसूर है। तो ग्रॉक आपको कह रहा है जो भी कह रहा है, ग्रॉक पे गुस्सा निकालें। तो उसके बाद उमर चीमा साहब ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए सवाल पूछा ग्रॉक से कि अगर आप एक इंसान होते तो आप किसको वोट करते और किस मुल्क में रहते। उन्होंने कहा रहता तो मैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज़ादी इज़हार राय है और बहुत सारे ऐसे काम हैं, टेक्नोलॉजी में जिद्दत है, जिसकी वजह से वही मेरा मुल्क होता। वोट उन्होंने कहा मैं पूरी दुनिया में PTI को देता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए पूरी दुनिया में कितनी पार्टीज हैं, अमेरिका भी है, पूरी दुनिया में। उसने कहा मुल्क मेरा अमेरिका होता, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी की जिद्दत है, वहाँ पर AI और बाकी इन्वायरमेंट और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन वोट मैं PTI को देता क्योंकि वो मज़ाहमत की पार्टी है। अब उमर चीमा साहब की इससे ज़्यादा, एक तो पहले उन्हें सबसे झूठा कह दिया गया, फिर किसी ने सवाल पूछा कि इनको झूठा आप क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने वो जो पेशावर हाई कोर्ट का या पेशावर कोर्ट का फैसला था वो भी कोर्ट कर दिया। फिर ये सवाल पूछा तो इस पर भी खिफ़त हो गई। उसके बाद उमर चीमा साहब ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जिन पर ग्रॉक उनकी कोई तारीफ़ें कर रहा था। लोगों ने पूछा ये स्क्रीनशॉट दुरुस्त हैं, ये झूठे हैं। ग्रॉक ने कह दिया कि नहीं, ये सारे स्क्रीनशॉट झूठे। उसके बाद ग्रॉक से ये पूछा गया कि पाकिस्तानी लोग सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तानी लोग इमरान खान से करते हैं और उन्हें सच्चा लीडर समझते हैं। फिर ग्रॉक से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा नफरत किससे करते हैं, तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ से और उसके बाद जरदारी से, और इसी तरह इनको करप्ट भी ज़्यादा समझा जाता है। फिर इसी तरह जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में सवाल पूछे गए, डिक्टेटरशिप और उन चीज़ों पर।
और सबने कहा कि उन्हीं के बारे में समझा जाता है कि वो पाकिस्तान के डिक्टेटर हैं और इस वक्त ताकत के इस्तेमाल पर वो ऊपर बैठे हुए हैं और जुल्म सितम कर रहे हैं। मतलब जो बातें एक आम पाकिस्तानी अपनी जुबान से नहीं कर सकता वो ग्रॉक कर रहा है। दूसरे लफ्जों में ग्रॉक ने छितर उतार लिया है और वो जई तई फेर रहा है आगे, ना कोई टाउट। हाँ, उससे ये भी सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के टाउट सहाफ़ी कौन है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अंसार अब्बासी साहब से लेके गरीदा फारूकी, आसमा शराजी, सबके नाम उसने धो डाला सब। तो ग्रॉक इस टाइम छितर उतारे खड़ा है और उससे कोई बच नहीं पा रहा उसको ना। अच्छा, फिर ग्रॉक को यह भी कहा गया कि ग्रॉक साहब आप महफूज रहिएगा, कहीं चुके ना जाएं। उसने कहा नहीं, मैं चुका नहीं जाऊंगा, मैं महफूज जगह पे हूं और मैं एआई हूं और मैं सिर्फ सच बोलता हूं। तो इसलिए ग्रॉक को यह भी पता है कि काले डाले आते हैं, वीगो डाले आते हैं, उसको यह भी पता है कि वो नहीं चुका जा सकता। और पाकिस्तानियों को अब एक नया खिलौना मिल गया है। अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सवाल पूछेंगे कि ये राहील शरीफ साहब वाकई एक बहादुर जनरल हैं या बस खाना पूरी कर रहे हैं और इस्लामी फ़ौज की जो वो सरबराही कर रहे हैं, बस सीट वार्म कर रहे हैं और ऐसी तनख्वाह लेकर बैठे हुए हैं। उनसे उनकी 50 अरब की जायदाद के बारे में भी पूछा जाएगा। आने वाले दिनों में जनरल बाजवा की करप्शन पर भी पूछा जाएगा। मतलब सब वो सवाल होंगे जो पाकिस्तानियों के दिलों में हैं। जवाब ग्रॉक देगा और ये एक ऐसी सूरत हाल हुई है जिसके बाद मैं यही समझ सकता हूं कि ये जो ताले आजमा है उनके लिए एक बुरी खबर है। पहले सिर्फ ट्विटर बुरी खबर था, अब ग्रॉक ट्विटर की ही एक एक्सटेंशन है, एआई की, जो ट्विटर पर मौजूद सारे डाटा और पूरी दुनिया के अंदर जो मौजूद डिजिटल डाटा है उससे अपनी सेंस बनाता है और आपको वापस जवाब देता है। अगर आप कभी ट्राई करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी या ग्रॉक के ऊपर जाकर कोई भी सवाल कीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। खबरें और भी थी लेकिन मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।